लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि कैश फॉर वोट, आखिर जो सांसद बीजेपी के कैश दिया करके चिल्ला के सदन में आए, वो अभी तक ये बता नहीं पाए कि ये कैश मुझे किसने दिया। और आज वो स्वयं आरोपित है। पार्टी के नेता अटल जी को कांग्रेस की सरकार अपना नुमाइंदा करके भेजती है, क्योंकि उन्होंने देखा कि पूरे कांग्रेस पार्टी में ऐसा शख्स नहीं जो अटल जी जैसा स्ट्रांग हो और यूनाइटेड नेशंस में भारत की वकालत करता हो। लेकिन इंदिरा जी ने जब नैम समिट हुई तो ऐसा नहीं हुआ कि विपक्ष को दूर रखा। क्या प्रधानमंत्री ये बताएंगे कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के डिनर में खड़गे जी को क्यों नहीं बुलाया गया था, जबकि वो राज्यसभा में विपक्ष के नेता है? मात्र दलित होना ये यदि उनका गुनाह है तो फिर ये अमृत महोत्सव नहीं, ये विष काल है देश के। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति के खास कार्यक्रम वीकेंड विद वानखेड़े में। सदन में विशेष सत्र के दौरान मोदी जी ने ऐसा भाषण दे दिया कि उन्होंने एक तरह से इतिहास रच दिया है। तहलका मच गया। उन्होंने नेहरू जी को याद कर लिया, मनमोहन जी को याद कर लिया, अब्दुल कलाम को याद कर लिया और अडवाणी जी को भी याद कर लिया। विपक्ष चाहता था कि मोदी जी मणिपुर और साथ ही साथ अडानी पर जवाब दें, लेकिन मोदी जी का भाषण कुछ और ही कह रहा था। और इस बीच अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो सामने इलेक्शन से 5 राज्य के चुनाव होने हैं और वहां पर रविवार को और उससे पहले भी कई जगह पर हमने देखा कि कांग्रेस की रैली में जिस तरह से भीड़ इकट्ठा हुई और खासकर तेलंगाना में जो रैली हुई, माना जा रहा है कि 10 लाख लोग वहां पहुंचे। तो कहीं ना कहीं उस भीड़ ने भारतीय जनता पार्टी की जो नींदें हैं ना उसे उड़ा कर रख दी और उसी का नतीजा हो सकता है कि सदन में मोदी जी का ये जो भाषण है। तो इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए और खासकर 2024 चुनाव से पहले मोदी जी का आज का ये भाषण सदन में कितना महत्वपूर्ण है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ फिर एक बार मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े जी। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि मोदी जी को आज सदन में नेहरू की याद कैसे आ गई? वो तो हमेशा कोसते हुए नजर आते हैं नेहरू जी को। आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भाषण एक प्रधानमंत्री का भाषण था, जो विदाई समारोह का भाषण मानिए। और मैं इससे ये मायने नहीं रखता कि मैं उनके विदाई का भाषण, वो सदन छोड़ रहे हैं नए बिल्डिंग में जाने के लिए। उन्होंने ये भी कहा कि पुराना घर छोड़ते हैं तो कुछ आदमी इमोशनल हो जाता है। तो इस सदन में जो अंग्रेज़ों ने बनाया था, लेकिन भला हो कि उन्होंने अंग्रेज़ों को नहीं कोसा, उन्होंने इस बात को साथ में जोड़ दिया कि इसमें भारत के आवाम का पैसा और पसीना लगा हुआ था। तो इससे हमारी स्मृतियां हैं। उन्होंने जब ये उनकी मजबूरी हो सकती है। देखिए 1947 से लेके आज तक, यानी ये सदन तो 1947 के पहले बनाया, ये तो शुरुआत में इंपीरियल काउंसिल का हॉल हुआ करता था। तब से लेके आज 2023 तक यदि इस अमृत काल में आप इतिहास को याद करोगे तो भारतीय जनता पार्टी और स्वयंसेवक संघ का तो कोई इतिहास नहीं है। 1947 के बाद तो लगातार इस देश में, यानी 1947 की लड़ाई हो या उसके पहले की शहादत हो इस देश की, उसमें ना भाजपा ना संघ ने कोई योगदान तो दिया नहीं। तो जब भी इस देश की आज़ादी का इतिहास आप पढ़ोगे, आपकी मजबूरी है कि आप कांग्रेस को क्रेडिट देना पड़ेगा। जब इंडिया गठबंधन बना तो इन्हीं मोदी जी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये विदेशी पार्टी है करके इसी कांग्रेस को कोसा था। आज उनकी मजबूरी हो गई है कि जब इतिहास के पन्नों में वो घुसेंगे तो उन्हें नेहरू के सामने भी नतमस्तक होना पड़ेगा, शास्त्री के सामने भी नतमस्तक होना पड़ेगा, उन्हें इंदिरा जी के सामने भी नतमस्तक होना पड़ेगा। अच्छा होता वो राजीव गांधी और उनके द्वारा की गई कंप्यूटर क्रांति का भी उल्लेख करते, क्योंकि आज यदि देश कहीं निर्यात में थोड़ा बहुत अपनी जगह पाता है, वैसा तो हमारा निर्यात और आयात का 200 अरब डॉलर का घाटा है, ये घाटा 500 अरब डॉलर का हो सकता था। साधुवाद उस आदमी के विजन को, राजीव गांधी के, कि जो कंप्यूटराइजेशन और डिजिटल टेक्नोलॉजी को इस देश में इंट्रोड्यूस किया। और आज स्वयं नरेंद्र मोदी भी उन्हीं डिजिटल टेक्नोलॉजी का भरपूर आनंद लेते हुए दिखाई देते हैं। वो उन्होंने शायद हो सकता है जानबूझ के ये किया है। उन्होंने मोरारजी देसाई तक को याद किया, उन्होंने चरण सिंह जी को याद किया, उन्होंने तमाम लोगों को याद किया, लेकिन वो सब्जेक्टिव था, ऐसा मुझे लगता है। उन्होंने
तेलंगाना का खूनी संघर्ष याद किया, लेकिन शायद उन्हें ये पता नहीं उत्तराखंड में भी खून ही बहा है। उत्तराखंड राज्य, उत्तराखंड के लोगों ने खून दे के लिया है। बहुत संघर्ष हुआ, खूनी संघर्ष हुआ, उसके बाद उत्तराखंड मिला। शायद उत्तराखंड के इतिहास का प्रधानमंत्री जी को थोड़ा सा ज्ञान कम है, ऐसा मुझे लगता है, या उन्हें बताया नहीं गया। उन्होंने ये भी कहा कि संविधान सभा ने 45 रुपये का भत्ता 40 रुपये किया। उन्होंने ये भी कहा कि हमने कैंटीन की जो सब्सिडाइज मिलता था वो हमने ख़त्म कर दी सब्सिडी, ताकि ऐसा सांसदों को नहीं हुआ। लेकिन फिर उन्होंने ये भी बता देना चाहिए था कि पिछले विगत कई सालों में सांसदों के ऊपर खर्चा कितना बढ़ा, सांसदों की जो तनख्वाहें हैं वो कितनी बढ़ी, सांसदों को कितनी एयर टिकट ज़्यादा हो गई, सांसदों के ऊपर इस देश का खर्चा कितना बढ़ा, ये भी बताना चाहिए था। ये वो बड़े प्यार से कड़वी यादों में, जो कड़वी यादें वो विपक्ष को कटघरे में खड़ा करने के लिए बोल सकते थे वही बोले, बाकी कड़वी यादें चुप हो गए। उन्होंने कैश फॉर वोट बोला, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि कैश फॉर वोट, आखिर जो सांसद बीजेपी के कैश दिया करके चिल्ला के सदन में आए, वो अभी तक ये बता नहीं पाए कि ये कैश उन्हें किसने दिया, और आज वो स्वयं आरोपित है। तो कैश फॉर वोट क्या एक ड्रामा रचा गया था सरकार को बदनाम करने के लिए? लेकिन फिर उन्होंने ये भी नहीं बताया कि उन्हीं सरकार के एक मंत्री पैसे लेते हुए पकड़े गए अटल जी के राज में, और उन्होंने वो शेर भी कहा था, पैसा खुदा से कम नहीं, पैसा खुदा तो नहीं है, लेकिन खुदा कसम खुदा से कम भी नहीं है। ये शेर करते हुए उस सज्जन ने पैसे लिए। वो इसी सरकार में, इसी सदन ने वो भ्रष्टाचार भी देखा, इसी सदन ने जैन डायरियाँ भी देखी, इसी सदन ने तहलका कांड भी देखा। ऐसे कई चीज़ें थी जो वो बता सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने आम्बेडकर जी का बोला, उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बोला। आम्बेडकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम उन्होंने लिया, बहुत बढ़िया बात है। और बार बार वो कह रहे थे कि नेहरू के कैबिनेट में मंत्री थे। देखिए, जिस नेहरू को सारे अंधभक्त रोज सुबह शाम गाली देते हैं, उनको ये शर्म आनी चाहिए आज कि उनके स्वयं के जो विश्वगुरु है वो साधुवाद देते हैं नेहरू जी को। नेहरू जी के विरोधी होते हुए भी आम्बेडकर जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये कांग्रेस के नहीं थे, फिर भी इसके बावजूद वो अपने कैबिनेट में थे, क्योंकि कैबिनेट में नेहरू जी ने हमेशा वो लोग रखे थे जिनकी एक पहचान थी, जिनका वजूद था। यदि इंडस्ट्रियल पॉलिसी के लिए आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात करते हैं, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के इंडस्ट्रियल पॉलिसी के साथ वर्तमान सरकार कितना गलत खेल खेल रही है और एक उद्योगपति के हाथ में सब कुछ दे रही है, ये भी फिर वो श्रद्धांजलि नहीं, वो कहीं ना कहीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी का अपमान है। बाबा साहेब आम्बेडकर और जिस संविधान की बात बार बार कह रहे थे, यदि आप ही का आर्थिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष यदि खुलेआम कहते हैं कि अब ये संविधान किसी काम का नहीं रहा और ये संविधान तो कुछ ठीक था ही नहीं, ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का कॉपी था, तो ये भी गाली थी आम्बेडकर जी को। तो वो गाली देने वाला आदमी यदि आपके पड़ोस में बैठ के देश की आर्थिक नीति तय करता है, तो ये मुझे लगता है कि आम्बेडकर जी का इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री जी को उस पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अक्सर वो बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन क्या सब में मणिपुर नहीं आता? क्या सब में इस देश का मरता हुआ किसान नहीं आता? क्या इस सब में दक्षिण भारत के वो राज्य नहीं आते जिन्हें हमेशा सेकेंडरी ट्रीटमेंट दिया जाता है? ऐसे कई सवाल है आज के उद्बोधन से उठ सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आज फिर भी उन्हें 10 में से 8 मार्क दूंगा, क्योंकि कम से कम किसी न किसी बहाने मजबूरी के लिए कुछ भी हो, लेकिन इंदिरा जी, नेहरू जी, शास्त्री जी, मनमोहन सिंह जी, राव साहब, इन तमामों का जिक्र उनको करना पड़ा। अंधे भक्त को आज मातम जरूर मनाएंगे, क्योंकि अंधे भक्त लगातार ये पूछते हैं कि इन लोगों ने इतना बड़ा आयोजन किया, इतना बड़ा G20 मनाया, नेहरू ने क्या जीवन में किया। मैं कल ही एक जगह जब एक समारोह था कल रविवार को, क्योंकि निज़ाम भारत में विलीन होने में 1 साल 1 महीना 2 दिन के बाद, आज़ादी के बाद निज़ाम भारत में विलीन हुआ, तो जो लोग जिनको ये आज़ादी 1 साल 1 महीना 2 दिन बाद मिली, वो आज़ादी का पर्व कल मना रहे थे। तो ऐसे ही एक आज़ादी के पर्व में मैं कल गया था राजूरा में। वहाँ जब देखा मैंने कि आज हम जब बात करते हैं कि सबका साथ सबका विकास, या जब हम आज़ादी की बात करते हैं, तो क्या 1 साल के बाद भी उन्हें, मतलब 1 साल उन्होंने लेट आज़ादी मिली,
लेकिन उनकी और भारत की समस्याओं में कोई चीज़ दिखाई नहीं देती। आर्टिकल 370 उन्होंने कहा, 35 ये कहा, 1 नेशन 1 रैंक 1 पेंशन की बात कही, लेकिन मुझे ताज्जुब लगा और मुझे कई बार लगा कि इंसान आवाम को कितना मूर्ख समझता है या आवाम की याददाश्त कितनी गलत होती है, मैंने छोटी होती है, शायद ऐसा लगता होगा। जब उन्होंने कहा कि 1 नेशन 1 टैक्स, जीएसटी की बात की, तो मुझे याद है मनमोहन सिंह की सरकार थी और जीएसटी के लिए वो लगातार प्रयास कर रहे थे। मनमोहन सिंह के पूरे 5 साल जीएसटी लागू करवाने में लगे रहे और वो विफलता मिली क्योंकि जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता आदरणीय नरेंद्र मोदी कर रहे थे और तब मोदी जी लगातार जीएसटी का विरोध कर रहे थे। आज जिस चीज़ का वो विरोध कर रहे हैं उसी पे इतरा रहे हैं। जिस चीज़ का वो विरोध करते थे, आधार कार्ड का, आज वही आधार कार्ड उनके लिए सब कुछ बन गया है। जिस मनरेगा को उन्होंने कहा था कि पुरानी सरकार का एक स्मारक के तौर पे मैं मनरेगा को जिंदा रखता हूँ, यही मनरेगा आज उनकी सामाजिक सेवाओं को विस्तारित करने में मदद करता है। तो आज वही मनरेगा पे मेरा कहना है कि विरोध के लिए विरोध ना कीजिएगा। यदि मनरेगा अच्छा तब था तब भी हाँ बोलते, और आज तो आप मनरेगा को हाँ बोल ही रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक जो स्टेट्समैन होता है उसकी कहीं ना कहीं कमी होती है। यूँ ही नहीं कि जब विदेश में, जब यूनाइटेड नेशन में भारत का पक्ष रखना होता तो विरोधी पार्टी के नेता अटल जी को कांग्रेस की सरकार अपना नुमाइंदा करके भेजती है, क्योंकि उन्होंने देखा कि पूरे कांग्रेस पार्टी में ऐसा शख्स नहीं जो अटल जी जैसा स्ट्रांग हो और यूनाइटेड नेशंस में भारत की वकालत करता हो। तो अटल जी गए। ये आज के उस समय का ये था। परंपरा की बात बार बार कह रहे थे कि परंपरा बहुत सारी बना के रखी है और इन परंपराओं को देखना है। तो कौन सी ऐसी परंपराएं हैं जो 1947 से लेकर आज तक जो बनी है परंपराएं, विभिन्न सरकारों ने, विभिन्न अध्यक्षों ने, सबके अध्यक्षों के नाम लिए, उन्होंने सबका नाम लिया। जो परंपराएं जो अपने बनाई गई थी, क्या उन परंपराओं की धज्जियाँ पिछले 8 साल में नहीं उड़ी हैं? कई जगह उड़ी है। क्या परंपरा ऐसा नहीं थी कि पूरे कैबिनेट तय करती है, डिसीजन कैबिनेट में डिस्कस होता था फिर लागू होता था? क्या नोटबंदी कैबिनेट में डिस्कस हुई थी? क्या नोटबंदी के पहले कैबिनेट के फ़ोन बाहर रख के नोटबंदी नहीं हुई थी? क्या नोटबंदी किसी एक आदमी का फैसला नहीं था? जहाँ एक आदमी फैसला लेता है उसे तानाशाह कहते हैं। प्रजातंत्र में फैसला मिला जुला होता है। कैबिनेट में, अटल जी के कैबिनेट में कई बार ऐसे फैसले आते थे जिसमें जद्दोजहद होती थी। स्वयं अपने भाषण में आज प्रधानमंत्री कहे कि अम्बेडकर जी ने जब कहा कि विश्व की इंडस्ट्रियल पॉलिसी से बेहतरीन चीज़ें हमारे इंडस्ट्रियल पॉलिसी में होनी चाहिए, क्योंकि मेरा दलित, उसके पास खेती के लिए ज़मीन तो नहीं, वो औद्योगिक क्रांति में ही उसका भला है, उसे नौकरी मिलेगी, उसे काम मिलेगा, वो उद्योग शुरू कर पाएगा। तो क्या अम्बेडकर जी के उस कथन को तत्कालीन सरकार ने एक्सेप्ट नहीं किया? अम्बेडकर जी को लड़ना पड़ा, इसका मतलब विरोध होगा। विरोध के बाद भी यदि वो पॉलिसीज आती है, श्यामाचरण शुक्ल की पॉलिसीज आती है, तो उसके लिए मैं उस बड़े दिल को एक बार सलाम करता हूँ जिनका नाम जवाहरलाल नेहरू था। जवाहरलाल नेहरू का सीना नहीं होगा 56 इंच का, लेकिन दिल 100 इंच का था। हमारे यहाँ सीना 56 इंच का है, दिल छोटा है। सवाल ये है, आज मन की बात होती है, किसी की सुनाई नहीं देती। मणिपुर की बात के लिए विपक्ष को इतना मजबूर होना पड़ता कि उनको अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ता ताकि कहीं तो मणिपुर का जिक्र हो। लेकिन एक भारत के इतिहास में यह भी हुआ है कि जिसके लिए अविश्वास का प्रस्ताव आया है, उस बात को छोड़ के बाकी जगह पे बात करके प्रधानमंत्री ने अपना भाषण वाइंड अप किया है। ऐसी कई परंपराएं हैं बात करने के लिए, लेकिन इसके बावजूद, इन सारी कमियों के बावजूद, मैं मानता हूं कि आज का भाषण प्रधानमंत्री जी का अच्छा था। कम से कम 73 साल की उम्र में पूरी होने के बाद जब वो 74 में आप चले गए हैं, तो शायद 74 की कुछ प्रगल्भता, मैच्योरिटी वो दिखाई दी है। जो अभी तक वो गलतियां करते आ रहे हैं उसका सुधारने का प्रयास था ये। उन्होंने कहा कि हमने स्वयं पर नियंत्रण रखने के लिए कानून बनाए। ये हमारा प्रजातंत्र की ताकत है कि हमने स्वयं के लिए ही कानून बनाए। पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट, इसकी बात वो कर रहे थे, लेकिन क्या वो ये बात को जानते हैं कि इसी एक्ट को आए दिन सर्वोच्च न्यायालय में जाना पड़ता है इस एक्ट को लेके, क्योंकि बीजेपी ने जो विभिन्न राज्यों में बनी हुई सरकारें तोड़फोड़ करके अपनी सरकारें बनी, उसको लेके क्या महाराष्ट्र में आज भी जो सदस्य की अपात्रता है उसका क्या अभी भी मसला सुप्रीम कोर्ट में नहीं चल रहा है? हमें ये भी देखना होगा क्या हमने पुरानी परंपराओं का पालन किया है।
मेरे एक मित्र है, बहुत बड़े सीनियर जर्नलिस्ट है, उन्हें हम गुरु प्रमाण मानते हैं, सुरेश भटेउरा। सुरेश भटेउरा एक बेहतरीन किताब को लिखने जा रहे हैं और वो किताब जब मार्केट में आएगी तो मुझे लगता है प्रजातंत्र, लोकतंत्र, पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों के लिए एक ऐसा कोश होगी जो वहाँ की परंपराओं को सामने रखेगी। वो मोनोलॉग है दो व्यक्तियों के बीच। पुरानी सांसद नई सांसद को बताती है, उस इमारत को पुरानी इमारत बताती है कि बहन बधाई हो, अब इस देश का लोकतंत्र तेरे आंगन से चलेगा। लेकिन मैंने इसको 75 साल तक संभाला है। इस 75 साल में मैंने इस बच्चे को कैसा बड़ा किया, ये पूरी परंपराओं बताती है और अपनी छोटी बहन को बताती है कि तू इस परंपराओं का निर्वाह करना। तो वो जब किताब मार्केट में आएगी वो एक डॉक्यूमेंटेशन होगी, वो चीज़ बताएगी कि क्या चीज़ है। आज तो प्रधानमंत्री जी ने तो बहुत ही सुपरफिशियल यह किया। यदि 75 साल की उपलब्धियां यदि हम गिनाएं तो 75 घंटे हमको बैठना होगा, शायद वो भी कम पड़ेगा ये बताने के लिए कि हमारी परंपराएं क्या शुरू हुई, क्या नई नई परंपराएं हुई। एक वोट से अटल जी की सरकार गिरी। उन्होंने कहा कि मैं चिमटे से भी नहीं छूऊंगा। उन्होंने कहा, आज प्रधानमंत्री ने उनका वो बात भी सामने रखी कि राजनीतिक पार्टियां आती है जाती है, सत्ता आती है जाती है, लेकिन देश रहना होगा। क्या आज की स्थिति वैसी वर्तमान में है? आज राजनीतिक पार्टी आती है तो उसको तोड़ा जाता है क्योंकि आपको सरकार बनानी होती है। सत्ता ही सब कुछ हो गया है। यदि सत्ता ही फोकस है तो फिर लोकहित कहां जाएगा? आज इसीलिए देश में एक चिंता का विषय है। जे देश कहीं ना कहीं एक अंडरकरंट के तहत आंदोलित है। उसी की परिणति आपको हिमाचल, दिल्ली, कर्नाटक में दिखती है। आने वाले 5 राज्यों के चुनाव में भी हो सकता है वो परिणति दिखी। शायद लगातार हाथ से खिसकती हुई सत्ता जनमानस के नफ्स को ना समझने की उनकी अब वो कैपेसिटी, जो समझने की कैपेसिटी थी, वो शायद ख़त्म हो गई। इसीलिए वो फिर से टटोलते हुए आज अपने भाषण में वो तमाम बातें कह गए जो पिछले 9 साल से लगातार जिन्हें वो कोस रहे थे, उन्हें ही उन्होंने इस देश की परंपरा बताया है। ये अच्छी एक पहल है। मैं यदि प्रधानमंत्री जी एक नया सुधारवादी रूप अपना सामने रखते हैं तो इस देश दोनों हाथों से उनका स्वागत करेगा। प्रधानमंत्री की कोई बुराई या कोई व्यक्तिगत रूप से तो किसी की दुश्मनी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की भी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने भी जो किया वो अच्छा भी किया, बुरा भी किया। तो हर पार्टी में कुछ अच्छे लोग होते हैं, बुरे लोग होते हैं, लेकिन पार्टी के शीर्ष नेतृत्व यदि पार्टी को एक तरफ ढकेलने का प्रयास करते हैं, कम से कम इसी रजत मतलब अमृत महोत्सव, अमृत काल में हमने देश के प्रधानमंत्री को बजरंग दल के नाम से वोट मांगते हुए भी देखा, बजरंग बली के नाम से वोट मांगते हुए भी देखा। ये भी एक नई चीज़ थी जो इस देश ने देखी। आपने नए संसद भवन और पुराने संसद भवन की बात कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि जब कोई भी परिवार एक घर छोड़ करके दूसरे घर पर जाते हैं तो वो इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन मोदी जी का एक परिवार ऐसा भी है, 80 करोड़ का परिवार, जिनके पास घर नहीं है उतने अच्छे तरीके का, जी जो खाने का मोहताज है। सरकार अगर खाना परोसेगी तो वो खा सकते हैं। इनके बारे में ना सोच करके 900 करोड़, लगभग 900 करोड़ का घर बनाना, संसद भवन बनाना, क्या इसकी ज़रूरत थी राजा को, देश के राजा को, देश के प्रधान सेवक को? मैं नहीं मानता ज़रूरत थी। ये शायद एक ऐसा जिद्दीपन था कि मेरा नाम इस बिल्डिंग पे उकेरना चाहिए। क्या अहमदाबाद में स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी रखने की ज़रूरत थी जब सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से वो ऑलरेडी स्टेडियम चल रहा था? लेकिन किसी एक इंसान की एक खुरक होती है, मतलब एक उसको चाह होती है हर जगह मेरा नाम हो, मैं हूँ। आज उन्होंने एक अच्छी बात की, नैम की। उन्होंने कहा कि इस देश ने जब सफलतापूर्वक नैम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का जो नैम का समिट हमने ऑर्गेनाइज किया, तो इसी सदन ने सर्वसम्मति से इंदिरा जी को सम्मानित किया है। उसी के तहत आप मुझे भी सम्मानित कीजिए। लेकिन इंदिरा जी ने जब नैम समिट हुई तो ऐसा नहीं हुआ कि विपक्ष को दूर रखा। क्या प्रधानमंत्री ये बताएंगे कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के डिनर में खड़गे जी को क्यों नहीं बुलाया गया था, जबकि वो राज्यसभा में विपक्ष के नेता है?
मात्र दलित होना ये यदि उनका गुनाह है तो फिर ये अमृत महोत्सव नहीं, ये विषकाल है देश के लिए। क्या नैम में प्रधानमंत्री इंदिरा जी ने दिल्ली बंद की थी? इंदिरा जी ने जो दिल्ली का वास्तविक रूप है वही लोगों के सामने रखा था, क्योंकि हम जो है वो है। हमारा दिल बड़ा है, हमारे दिल में एक आपको स्वागत करने की, मेहमान नवाजगी की आग हमारे दिल में है। मात्र शहर का सौंदर्यीकरण करके आप मेहमान नवाजी को चार चांद नहीं लगा सकते। इंदिरा जी ने शायद तब ऑर्डिनरी क्रॉकरी में खाना खिलाया होगा, लेकिन तब भी इंदिरा जी की वाही वाही हुई। विदेशी नेताओं को खुश करने के लिए चांदी के बर्तन और सोने के बर्तन मायने नहीं रखते। ये विभत्स प्रदर्शन है उस देश का जिस देश के 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज की भीख पे जिंदा है, जिस देश का किसान 6,000 रुपये साल की भीख सरकार को से लेता है। ये नई इमारत की भी ज़रूरत नहीं थी। मैं कहीं बात कर रहा था तो क्या आपको लगता है कि इस विश्व में ऐसा कोई देश ही नहीं है कि जो चांद पे, क्या जर्मनी या फ्रांस, जिससे जर्मनी से हम आज इंजीनियरिंग इंपोर्ट के ऊपर इतना बैठे हुए हैं, इतने उनके ऊपर निर्भर है, क्या जर्मनी चांद पे नहीं जा सकता था? चाहता तो कब का चला जाता। लेकिन जर्मनी को चांद पे जाने से ज़रूरी अपने देश में अंतिम व्यक्ति तक रोड का नेटवर्क ले जाना ज़रूरी है। मैं उस चंद्रयान का क्या करूं जब मेरी बहन प्रसव पीड़ा से पीड़ित 2 बाम्बुओं के बीच में कपड़ा लटका के उसका पति, उसका देवर कंधे पे बाम्बू लेके 20-20 किलोमीटर दौड़ के हॉस्पिटल जाते हैं, क्योंकि रोड नहीं है गांव में। आप एम्बुलेंस में जाते हो, उसे लोग एम्बुलेंस कहते हैं। क्या हमारी प्रायोरिटी चंद्रयान से ज़्यादा वो ज़रूरी नहीं थी? क्या इस देश में आज भी सैकड़ों नदियां हैं जहां लोग, बच्चे स्कूल जाते हैं अपनी जान खतरे में डाल के, कोई टायर पे लटक के जाता है तो कोई रस्सी के सहारे चल के जाते हैं। आए दिन ये खबरें और फोटोग्राफ्स हम अखबारों में देखते हैं। क्या मेरे देश के लिए वो ज़रूरी है या मेरे देश के लिए बुलेट ट्रेन ज़रूरी है? ये प्रायोरिटीज़ मुझे देखनी होगी। ऐसे कई देश हैं जो हमारे पहले चांद पे जा सकते थे, लेकिन उन्हें चांद पे जाने से पहले उनके देश में, ज़मीन पे हम क्या कर सकते हैं। इसीलिए वहाँ अनाज फ्री में नहीं बंटता, इसीलिए वहाँ सम्मान निधि 6,000 रुपये नहीं देते, भले ही वो चांद पे नहीं गए हो, लेकिन उनका देश अपने देश की, अपने समृद्धि पे इतराता है। हम आज सबसे कर्जदार देश हैं। हम हमारे टोटल इनकम 27 लाख करोड़ में से 11 लाख करोड़ ब्याज अदायगी और उसमें देते हैं। आज हम बार बार कहते हैं कि हमारा फिस्कल डेफिसिट, जो घाटा है, वित्तीय घाटा है बजट का, वो हम इतने पॉइंट पर रखेंगे, लेकिन आज तक पिछले 8 साल में एक भी वित्त मंत्री का ऐसा नहीं हुआ, या एक भी साल ऐसा नहीं गया जो घाटा ज़रूरत से ज़्यादा नहीं हुआ। जवाहरलाल नेहरू की बनाई हुई चीज़ें, पूर्वजों की चीज़ें बेच बेच के यदि आप खा रहे हो और फिर आप इतरा रहे हो कि हम चंद्रयान कर दिया, या सोने चांदी के थाली में हमने G20 वालों को दिया। शायद उसके साथ साथ अभी जो द्वारका में IICC का उद्घाटन हुआ, जहां 27,000 करोड़ लगा करके एक कन्वेंशन सेंटर बनाया गया, अभी मंडपम बनाया गया था, उसमें भी करीब 32,000 करोड़ का खर्चा हुआ है। ये खर्चों की तो ज़रूरत ही नहीं है। चंद्रयान के साथ साथ ये भी बहुत एक महत्वपूर्ण विषय है कि जहाँ लोग वही है कि खाने के मोहताज है, उस जगह पर हम इतना खर्चा कर रहे हैं। दिल्ली जैसे जगह पर 2 कन्वेंशन सेंटर लगभग 7,000 करोड़ का खर्चा करके। महाराष्ट्र सरकार डबल इंजन की सरकार है और महाराष्ट्र में ऑटो रिक्शा सरकार चल रही है, 3 पार्टी की। NDA की सरकार है केंद्र में, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र ने अपने 65,000 सरकारी स्कूल कारपोरेट सेक्टर को गोद लेने के लिए गुहार लगाई है। 65,000 सरकारी स्कूल हैं हमारे पास, लेकिन हम स्कूल का ना भवन बना सकते हैं, ना हमारे पास पैसा है स्कूल पे खर्चा करने के लिए। हे माए बाप, आप आओ स्कूल को संभालो। GR निकला है। यदि आपकी डबल इंजन की सरकार जिस राज्य में है, वहाँ 65,000 स्कूल कारपोरेट सेक्टर को दान देने के लिए निकले हैं आप, दत्तक देने के लिए निकले हैं आप। वहाँ ये जो बना रहे हैं आप, ये आने वाले भविष्य की कब्र है। ये मेरे देश का भविष्य है जो 65,000 स्कूलों में पढ़ेगा। ये मेरा देश का भविष्य है जो आने वाले 20 साल के बाद मेरे सामने सीना लेके खड़ा होगा और फिर मुझे जूता मार के कहेगा, तू क्या कर रहा था तब?
जब मैं स्कूल की छत के लिए तरस रहा था और तू बड़े बड़े कन्वेंशन सेंटर लेके अपने आप को महिमा मंडित कर रहा था। मुझे भी एक शहरी होने के नाते मैं भी उतना ही पापी हूँ, क्योंकि ये सरकार के जो नेता है कि मोदी जी मंगलयान या बीजेपी के लोग कोई बुध या गुरु शुक्र से नहीं आए हैं, कि इसी हमारे ही देश की पैदाइश है और हम ही लोगों ने उनको चुनाव जितवा के दिया है। इसलिए प्रायोरिटीज़ क्या होनी चाहिए ये बहुत अहम है। हर इंसान ने समय के अनुसार प्रायोरिटी की। जवाहरलाल नेहरू ने मंदिर नहीं बनाए, डैम बनाए। शास्त्री जी ने ग्रीन रिवॉल्यूशन, स्वयं प्रधानमंत्री कहते हैं, उसी ग्रीन रिवॉल्यूशन की बदौलत आज प्रधानमंत्री जी 81 करोड़ लोगों को फ्री का अनाज दे पा रहे हैं। प्रायोरिटीज़ क्या है? मैं हमेशा कहता हूँ कि महिला शादी में जाती है तो बहुत सारे गहने पहन के जाती है। वो गहने तीज त्यौहार शादी ब्याह के लिए रखते हैं। क्या कोई महिला 24 घंटे वही गहने पहन के रहती है? महिला का वास्तविक रूप वो होता है कि जो बाकी 24 घंटे अपने घर में खपती हुई रहती है। तब उसकी प्रायोरिटी क्या है? आज कोई भी गृहिणी अपने घर में जब तक अपने बच्चों को, अपने घर वालों को 2 टाइम की रोटी नहीं दे तब तक स्वयं वो खाती नहीं है। यहाँ देश भूखा मर रहा है और आप चांदी के उसमें दे रहे हो क्योंकि आपको ये आयोजन सफल करना है। मुझे नहीं लगता कि चांदी सोने के थाली में या खर्चा करने से आयोजन सफल होते हैं। आयोजन नीतियों से सफल होते हैं। उन्होंने एक बात बड़ी कटाक्ष करते हुए कहा कि कुछ लोग विरोध करने के लिए करते हैं, कुछ लोग मजे लेने के लिए कह रहे थे कि इनका सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित नहीं होगा। लेकिन क्या देश जानता है ये जो सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ, यह तो प्रस्ताव इंडोनेशिया में भी ऐसा ही कह रहा था। जब इंडोनेशिया मेजबान देश था तब इंडोनेशिया कह रहा था कि आर्थिक फोरम है, इसमें राजनीतिक बात ना करें। तब भारत ने क्यों राजनीतिक बात कही थी? क्या इंडोनेशिया 17वीं G20 समिट का फेलियर होने में भारत का अहम रोल नहीं रहा? तब भारत को यूक्रेन और रशिया की बात उठाने की क्या जरूरत थी? क्या भारत तब वेस्टर्न ब्लॉक के तहत G7 जो है उसके तहत ऑपरेट नहीं कर रहा था? क्या भारत उनके हाथ में खिलौना बन के नहीं खेल रहा था? जब आज हमारे पे स्वयं पे आई तो आज हम वही बात कर रहे हैं जो इंडोनेशिया कर रहा था। आज हम कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये राजनीतिक फोरम नहीं है। तो इंडोनेशिया ने क्या गलत कहा था ये आपको आज समझ में आ गया। तब आपको रशिया और यूक्रेन की बात करने के लिए किसने कहा था? आज हमारे देश में चाइना के प्रेसिडेंट नहीं आए, पुतिन साहब भी नहीं आए रशिया से। वो नहीं आते हुए भी उन्होंने वो कर दिखाया जो वो चाहते थे, और जो वो चाहते थे वही हुआ। इसलिए सर्वसम्मति से हुआ। ये सर्वसम्मति में चाइना और रशिया की दादागिरी चली है। यदि आपके अपने हिसाब से चलते तो इस बार भी सर्वसम्मति से नहीं होना था। संसद के विशेष सत्र में इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति पर एक सरकार बिल लेकर के आई थी जिसे सदन में पास कराना था। राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हो चुका है, लेकिन विशेष सत्र शुरू होने से महज एक दिन पहले सरकार ने इसे फिलहाल के लिए वापस ले लिया। लेकिन सरकार ने एक तरह से राज्यसभा में इंट्रोड्यूस करा दिया। क्या चुनाव आयोग पर खतरे की घंटी बज रही है या चुनाव आयोग को सरकार हाईजैक करने की कोशिश कर रही है? ये इसका यदि आप थोड़ा पीछे जाके देखें तो एक लॉ कमीशन की एक रिपोर्ट थी, जिस रिपोर्ट के तहत ये सजेस्ट किया गया था कि इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर इनकी नियुक्तियां ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, जिसमें प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस होने चाहिए। जिन अडवाणी जी की परंपराओं की आज बात कर रहे थे, उन्हें अडवाणी जी ने तब मनमोहन सिंह को पत्र लिख के कहा था कि मेरे अनुसार और अच्छी ट्रांसपेरेंसी करने के लिए इसमें 5 लोग होने चाहिए। प्रधानमंत्री होने चाहिए, लीडर ऑफ लोकसभा होना चाहिए, लीडर ऑफ राज्यसभा होना चाहिए, चीफ जस्टिस भी होना चाहिए और लॉ मंत्री भी होना चाहिए। मतलब सरकार की तरफ से 2 होंगे, 2 विपक्ष की तरफ से होंगे और मुख्य न्यायाधीश ये बैलेंसिंग करेंगे। इसी तारतम्य में आगे जाकर संविधान पीठ ने एक व्यवस्था दी कि इलेक्शन कमिश्नर की कोई भी अपॉइंटमेंट हो तो लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, प्रधानमंत्री और मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के, ये तीनों मिलके तय करेंगे। सरकार ने एक बिल लाया जो बिल कहता है कि 3 लोगों का पैनल होगा, एक प्रधानमंत्री होंगे, एक लीडर ऑफ अपोजिशन होगा लोकसभा में
और एक ऐसा कैबिनेट मिनिस्टर होगा जिसे अपॉइंट प्रधानमंत्री करेंगे। मतलब ये तो ट्रांसपेरेंसी तो खत्म होगी। मतलब प्रधानमंत्री जो चाहेंगे वही करेंगे। ये बिल उस सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को दबाने के लिए था। जब ये बिल आया तो ये बिल मुझे लगता है कि बेसिक ढांचा संविधान का शायद हिलेगा, ऐसा सर्वोच्च न्यायालय कह सकता है, और इसको फिर अपने विशेष अधिकार के तहत इसको स्क्रैप भी करवा सकता है। इसी के बीच विपक्ष ने भी, जो साथी पक्ष जो पार्टियां हैं जो राज्यसभा में मदद करती हैं, उन्होंने भी कुछ ऑब्जेक्शन उठाए, और पुराने जितने चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे उन्होंने भी पत्र लिख के कहा कि आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इतना डाउनग्रेड मत कीजिएगा जो बिल में किया है। इसलिए सरकार ने इसको टेम्पररी तरीके से विड्रॉ किया है। लेकिन सरकार लाना तो चाहती है, क्योंकि सरकार, पता नहीं, यदि हम ये आरोप लगाएं कि सरकार इलेक्शन कमीशन का चुनाव जीतने के लिए उपयोग करना चाहती है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। और यदि सरकार की मनीषा ये नहीं है, फेयर इलेक्शन होने देना है, तो फिर एक न्यूट्रल आदमी क्यों नहीं इलेक्शन कमिश्नर बन सकता है, जो मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री और लीडर ऑफ अपोजिशन ये तय करें, और एक ट्रांसपेरेंट आदमी सामने आए जो फेयर एंड फाइन इलेक्शन तय करे। तो सरकार की मनीषा में कहीं खोट दिखती है। ये जो बिल आया है, शायद सरकार ने इन्हीं चीज़ को, ये बिल फेल हो जाएगा, चलेगा नहीं, इसी डर से विड्रॉ किया। लेकिन फिर नवंबर में फिर सेशन लगेगा, उसमें सुधारित रूप में कैसा आता है ये देखना होगा। लेकिन सरकार ने तो अपनी मनीषा क्लियर कर दी कि इलेक्शन कमीशन पे वो कब्जा अपना रखना चाहती है। हमने हाल ही में देखा कि 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, और जहां भी कांग्रेस, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, कोई भी रैली को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं, तो बहुत तादाद में भीड़ इकट्ठा हो रही है। और तेलंगाना से जो वीडियो वायरल हो रही है कि कांग्रेस की रैली में जहां प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी पहुंचे, कि करीब करीब 10 लाख लोग वहां पर पहुंचे। इस भीड़ ने क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी की नींदें उड़ा दी? और दूसरा सवाल, क्या ये 2024 के लिए एक बड़ा संदेश है? 2024 के लिए यकीनन बड़ा संदेश है, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि बीजेपी इन 5 राज्यों में कहीं दिखाई नहीं देती। बीजेपी का स्टेक जो मेन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में है, इन तीनों राज्यों में बीजेपी बैकफुट पे दिखाई देती है। तेलंगाना में कांग्रेस वर्सेस बीआरएस है, और मिजोरम में कुकीज़ और मतई के झगड़े ने वैसे ही बीजेपी को वहाँ से करीब करीब आउट किया है। ऐसे में यदि भीड़ इकट्ठा होती है तो इसके मैं हमेशा अटल जी के सभा के कई सभाएं मैंने देखी, अटल जी की, सौभाग्य रहा है मुझे। तो अपने सभा में कई बार हंसते हुए ये भी कहते थे कि मेरे सभा में भीड़ होती है, मतदान कम मिलता है। बोले लोगों को लगता है कि भीड़ इतनी हो गई, अब अटल जी जीत ही जाएंगे, लोग घर से निकलते नहीं। मैं नहीं भी गया तो भी क्या हुआ, कोई ना कोई तो अटल जी को वोट देगा, ऐसा कह के सब घर में बैठते और मैं चुनाव हार जाता हूँ। इसलिए ये भीड़ जब तक मतदान में ट्रांसलेट नहीं होती तो ये भीड़ ही रह जाती है। ऐसी भीड़ हमने अभूतपूर्व बंगाल में देखी थी प्रधानमंत्री की रैली में, लेकिन पार्टी निपट गई। ऐसी भीड़ हमने अखिलेश की रैलीज में देखी थी, लेकिन वो भीड़ बियरर चेक था, उसको बैंक में डलवाया नहीं तो कैश कैसा होगा। वो मतदान तक उस भीड़ को नहीं पहुंचा पाए तो चुनाव हार गए। ये भीड़ ज़रूर कांग्रेस के साथ है। ये भीड़ उन लोगों की है जो वर्तमान सरकार से नाराज़ है, एंटी इनकम्बेंसी जिसको हम कहते हैं। वो नाराज़गी व्यक्त करने के लिए वो आपके साथ आए हैं, लेकिन फिर आपको उन्हें लुभा कर मतलब बूथ तक ले जाना पड़ेगा और मशीन तक वोट डलवाना पड़ेगा। ये कांग्रेस कैसा कर पाती है? ये मैकेनिज्म अक्सर कांग्रेस फेल हो जाती है। इसलिए भीड़ तो आती है, उत्साह तो बढ़ता है, और भीड़ से ये भी लोग कॉशियस हो जाते हैं, विपक्ष भी कॉशियस हो जाता है, वो भी इससे ज़्यादा डबल भीड़ लाने का प्रयास करता है। देखो वर्तमान में तो अभी तो फिलहाल जिस क्षण पे हम बात कर रहे हैं, इसमें मुझे सभी राज्यों में कांग्रेस का एज दिखाई देता है। हालांकि तेलंगाना में कांग्रेस की सीटें बढ़ेगी, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अभी भी जो केसीआर है वो एक टर्म और शायद आएंगे, ऐसा मेरा कयास कम से कम आज के क्षण में है। जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने 14 एंकरों को बॉयकॉट कर दिया, बतौर पत्रकार आपको क्या लगता है, क्या ये फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है, मीडिया की जो आज़ादी है, उसका उल्लंघन नहीं है, या उस पर चोट नहीं है, या आपको लगता है कि नहीं ये ज़रूरी है? नहीं, मुझे लगता है कि उनका इसके दो पहलू है।
एक तो जिनको बैन किया उनको पत्रकार मत कहिएगा, वो शुद्ध रूप से दलाल थे, सत्ता के दलाल थे, सत्ता के चरण भाट थे। तो उनको पत्रकार कह के हम अपना अपमान नहीं करना चाहते, और यदि वो पत्रकार है तो फिर हम पत्रकार नहीं हैं, सीधी बात है। लेकिन मेरा थोड़ा इस पर रिजर्वेशन ये था कि उनमें से एक अर्णव गोस्वामी मैं छोड़ दूं तो बाकी सब एम्प्लॉइज़ हैं, नौकर है। अर्णव गोस्वामी स्वयं एडिटर है, स्वयं एंकर है, स्वयं मालिक है। अब कई जगह मैंने ये भी देखा कि मालिकों के दबाव में आके एंकर को लाइन देनी होती है। ये एंकर्स वो है जो टीपी पढ़ते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ते हैं, खबरें पढ़ते हैं। उनके कान में ईपी होता है, ईयरफोन कहते हैं, वो पीसीआर से कमांड आता है, ये सवाल पूछो। वानखेड़े जी ने ये कह रहे हैं उनको एक ये सवाल पूछो, यहाँ घेरो उनको, बोलने मत दो। ये बेचारे उस इंस्ट्रक्शन पे काम करते हैं। तो इन सब को बोलने के बजाय आप सीधा सीधा टीवी 18 के मालिक मुकेश अंबानी हैं, उसको बायकॉट करने की बात क्यों नहीं करते? अडानी एनडीटीवी के मालिक है, उन्हें बायकॉट करने की बात क्यों नहीं होती? अरुण पुरी आज तक ग्रुप के मालिक हैं। अरुण पुरी यदि चाहे, अरुण पुरी के चाहने के बाद भी क्या चौधरी ऐसी ही बात करेगी? क्या चित्रा त्रिपाठी ऐसी ही बात करेगी? कल अरुण पुरी जी ने कहा कि चित्रा जी आपको राहुल राहुल कहना है तो राहुल राहुल कहना शुरू कर देगी। वो एक एम्प्लॉई है, हिज मास्टर्स वॉइस, हर मास्टर्स वॉइस। तो इन राजनीतिक दलों को सीधा सीधा मुकेश अंबानी को घेरना होगा, अरुण पुरी को घेरना होगा, अडानी को घेरना होगा। आप अरुण पुरी के साथ बैठ के कॉफी पिएंगे, सलमान खुर्शीद और अरुण पुरी कॉफी पी के ठहाके लगाएंगे, और सलमान खुर्शीद की पार्टी अरुण पुरी के एंकर को बैन करेगी। ये मेरे गले नहीं उतरती, सीधी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश नीति के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात ऐसे ही तमाम सवालों के साथ, जहां पर हम विस्तारित चर्चा करेंगे राजनीतिक मुद्दों पर। ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बाकी साथ ही साथ देश नीति को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।